तो ऐसा लग रहा था कि चिराग तले अंधेरा है। हमारा प्रदेश ही बहुत पिछड़ा हुआ है। तो बीजेपी, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियों से आपको ऑफर मिला हुआ था, एकदम ईमानदारी से बता दीजिए, ईमानदार अधिकारी रहे हैं, जनसुराज को क्यों चुन लिया? पूरे बिहार में तो 23 लाख ही लोग हैं, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। तो पूरे 15 साल में आपने 1 करोड़ दिया क्या? अगर 15 साल में 1 करोड़ नहीं दिया तो अगले 5 साल में 1 करोड़ कहां से देंगे? आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना। शांत किशोर जी ने पलायन को एक मुद्दा बनाया और आज जो पार्टियां ये कहने में गर्व महसूस करती थी कि हमारे बिहार के लोग नहीं जाके काम करेंगे तो बॉम्बे रुक जाएगा, बॉम्बे में जीवन रुक जाएगा। अरे आपने कभी ये सोचा कि बॉम्बे के लोग आके क्यों नहीं बिहार में काम कर रहे हैं? ये बात फैली पूरे क्षेत्र में कि अपने यहाँ का एक ऐसा अफसर है जो कि अननोन आदमी का भी फोन उठाता है और फिर छपरा कह दीजिए और उसके बाद कोई परिचय देने की जरूरत नहीं होती है और फिर वो मदद करते हैं। अब मातृभूमि का कर्ज चुकाना है तो ये एक संयुक्त निर्णय परिवार का हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है। पिछले कई महीनों से इस बात की चर्चा थी कि छपरा वाले चर्चित आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह नई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे और आज उस रहस्य से पर्दा हटता है और प्रशांत किशोर की पार्टी में जेपी सिंह जी शामिल हो जाते हैं। इसी हफ्ते जेपी सिंह जी हिमाचल प्रदेश में एडीजी के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं और आज हमारे सामने हैं, तो तमाम सवालों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि इतना बड़ा निर्णय बिहार की राजनीति में आने के लिए इन्होंने क्यों लिया। जेपी सिंह जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। एक ईमानदार अधिकारी, एक लोकप्रिय अधिकारी, लोकसभा चुनाव के समय से ही क्षेत्र में कुछ ज़्यादा सक्रियता। नहीं, देखिए, जैसे बिहार में जो स्थिति है और सरकारें बदल रही है लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रहा है और हम लोग यहाँ से संघर्ष करके बिहार की भूमि से जाकर दूसरे राज्यों में हम लोग वहाँ की विकास की गाथा लिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि चिराग तले अंधेरा है। हमारा प्रदेश ही बहुत पिछड़ा हुआ है, तो कुछ करने का मन था बिहार के लिए और मुझे लगा कि अब ये सही समय है, इसलिए सरकारी सेवा को छोड़कर और जन सेवा की तरफ मुखातिब हुआ जाए। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में तो चर्चा थी कि जयप्रकाश सिंह महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का खुलासा हम ही कर देते हैं, बीजेपी की चर्चा थी, कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए, मैं तो ज़्यादा नहीं आता था, जब भी छुट्टी मिलती है तो मैं आते रहता था और बेसिकली हमारा जो सारण ज़िला है वो काफ़ी बड़ा है, तो मुझे भी ज़्यादा अपने ज़िले के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जब छुट्टियों में मैं आता हूँ तो इलाके में घूमूं और अपनी वाफियत करूं ज़िले के बारे में, जिससे कि भविष्य में अगर ऐसी संभावना बनती है तो मुझे जानकारी रहे पूरे क्षेत्र की। बाकी तो लोगों का कयास है। जन्म आपका एकमा विधानसभा क्षेत्र है, माझी गांव का नाम है और छपरा का जो शहरी इलाका है वहां आपकी गतिविधि बढ़ी हुई है, क्या समझा जाए? देखिए, मेरा जो गांव है टेघड़ा, वो मांझी थाना और मांझी प्रखंड के नीचे है और मांझी का ही 7 या 9 पंचायत एकमा विधानसभा में है, इसलिए विधानसभा एकमा है। वैसे भी डिलिमिटेशन से पहले एकमा और मांझी एक ही विधानसभा में था, मांझी में था, तो मूलतः मांझी और एकमा एक ही क्षेत्र मान सकते हैं और हम दोनों से बिलोंग करते हैं। बाकी तो पहले से मेरा मिलना जुलना था, लोगों से सरोकार था और मैं ये समझता था कि उस क्षेत्र का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गांव के लोगों की बहुत वाफियत नहीं होती है सीनियर अफसरों से, तो मैं वहां से निकला हूं। तो मैं अननोन नंबर से भी मैं कॉल उठाता था, खासकर रात बिरात अगर कोई कॉल आ गया तो मैं सोचता था कि कोई हमारे छपरा का या तो असामाजिक तत्वों द्वारा पीड़ित होगा या हो सकता है कि पुलिस विभाग में गया हो और वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही हो तो ही पीड़ित है। तो मैं फ़ोन उठाता था कि जिसको यथासंभव मदद कर सकूं और मैं करने का प्रयास करता था। तो धीरे धीरे बाय वर्ड ऑफ माउथ ये बात फैली पूरे क्षेत्र में कि अपने यहाँ का एक ऐसा अफसर है जो कि अननोन आदमी का भी फ़ोन उठाता है और फिर छपरा कह दीजिए और उसके बाद कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती है और फिर वो मदद करते हैं। तो ये बात धीरे धीरे फैली और जब मैं घूमना शुरू किया तो लोग कहने शुरू किए कि यहाँ जो आज ऐसी स्थिति है कि असामाजिक तत्व हैं, जिनकी कोई योग्यता नहीं है, जिनकी में कोई ईमानदारी नहीं है और ये लोग आकर इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, तो अच्छे लोगों को आना चाहिए। तो बहुत लोगों का मेरे पास फ़ोन आता था
और इसलिए धीरे धीरे मेरा मन बना कि 1988 से मैं सर्विस कर रहा हूँ, तो 37 साल की मेरी सेवा हो गई थी, 38वां साल चल रहा है। और आर्मी ज्वाइन से पहले 10-10.5 महीने का ट्रेनिंग जोड़ लिया जाए तो 38 साल से ज़्यादा मेरी सर्विस हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि अब ये सही समय है कि सरकारी सेवा को छोड़कर अब अपने जो गृह प्रदेश है, गृह जनपद छपरा है, इसकी सेवा में लगा जाए। एडीजी जैसा पद छोड़ना, परिवार में विरोध हुआ होगा, पत्नी कई दिनों तक बातचीत नहीं हुआ होगा कि कहाँ जा रहे हैं भाई राजनीति में? नहीं, देखिए, चूँकि आपने कहा कि लोकसभा के समय में घूम रहे थे, तो जब से थोड़ा मैं लोगों से मिलना जुलना तेज़ किया तो इधर उधर की जो खुसफुसाहट होती है वो परिवार तक भी पहुंची। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जैसे मेरे बेटे सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM किया है, वाइफ भी मेरी अधिवक्ता हैं दिल्ली में, तो भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, दोनों समझदार हैं। और मैं बोलता था कि हमने तो वहाँ से निकल के अपने एक मुकाम पर हम आए हैं, लेकिन वहाँ जो दुर्व्यवस्था है वो दर्द मुझे बार बार सताता है। तो परिवार की जिम्मेवारियों से तो मैं निवृत्त हो रहा हूँ, अब मातृभूमि का कर्ज चुकाना है, तो हमें स्पेयर किया जाना चाहिए। तो ये एक संयुक्त निर्णय परिवार का हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हम लोग आपके साथ हैं। तो ये पूरे परिवार का संयुक्त निर्णय हुआ। चलिए, परिवार ने निर्णय ले लिया। 2024 में जब घूम रहे थे, चर्चा थी कि बीजेपी आपको महाराजगंज से टिकट देगी और हिमाचल से आपका कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अब जब आप 2025 में घूम रहे थे तो बीजेपी, आरजेडी जैसी बड़ी पार्टियों से आपको ऑफर मिला हुआ था। एकदम ईमानदारी से बता दीजिए, ईमानदार अधिकारी रहे हैं, जनसुराज को क्यों चुन लिया? देखिए, ऐसा है ना कि मेरी सर्विस अभी 2 साल से ज़्यादा थी, तो कायदे से अगर मैं सर्विस करता भी तो 27 में रिटायरमेंट होकर मैं आसानी से 29 में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता था। तो वो ऑप्शन था हमारे पास। लेकिन मुझे लगा कि मैं जिस विचार का हूँ उस विचार को के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन करूँ, राजनीति में अपने को स्थापित करूँ। नाम मेरा जयप्रकाश है, सारण के हम रहने वाले हैं, तो मुझे लगा कि इतना बड़ा नाम हमारे पूर्वजों ने रखा है तो नाम की सार्थकता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा करें कि जिसमें त्याग भी हो, समर्पण भी हो, बलिदान भी हो, मेहनत भी हो और अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प हो और संकल्प ज़मीन पे दिखे। तो मुझे लगा कि हमको थोड़ा अपने शेयर का भी त्याग करना चाहिए और इसलिए मैंने पहले छोड़ने का निर्णय लिया। एक दूसरा कि आपने बीजेपी और आरजेडी की बात की, दोनों बड़ी पार्टियां हैं और स्थापित पार्टियां हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक ऐसी पार्टी बिहार के परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में निकल के आ रही है, बन के आ रही है, जो बिहार के विकास की बात कर रही है, जो गरीबी हटाओ की बात कर रही है, जो अशिक्षा मिटाओ की बात कर रही है, जो पलायन रोकने की बात कर रही है। और पलायन रोकने के लिए उद्योगीकरण करना पड़ेगा। सो तमाम जो असली मुद्दे हैं बिहार के, बाकी लोग तो जाति और धर्म के नाम पर बंटवारे की बात कर रहे हैं, समाज को विभाजन करो और वोट दो, अच्छे अच्छे मैनिफेस्टो बनाओ कि हम अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे पिछले 15 साल में कितना करोड़ नौकरियां दिया? पूरे बिहार में तो 23 लाख ही लोग हैं, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। तो पूरे 15 साल में आपने 1 करोड़ दिया क्या? अगर 15 साल में 1 करोड़ नहीं दिया, 20 साल में 1 करोड़ नहीं दिया, तो अगले 5 साल में 1 करोड़ कहाँ से देंगे? आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना आप। तो मुझे लगा कि ये मैनिफेस्टो जो बनता है इलेक्शन के समय में, ये लोगों को बरगलाने का, झूठे वादों का पुलिंदा जैसा है। अब जब नया चुनाव आता है तो वही पार्टियां उस घोषणा पत्र पर नहीं बात करती। जब पिछला घोषणा पत्र आपने दिया था तो इस चुनाव से पहले आपको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि मैं बोला था ये और किया ये। तो उस पर तो आप बात ही नहीं करते हैं, आप नई घोषणा देते हैं। और नई घोषणा कब देते हैं? जब जो विधानसभा का चुनाव होने में 1-1.5 महीना का समय बाकी रह गया है, आचार संहिता लगने में, आचार संहिता लगते ही कोई भी विकासात्मक काम नहीं होता, तब आप लोगों को कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी
तब हम 1 करोड़ ये नौकरियां देंगे। लेकिन जेपी बाबू, सवाल तो आपसे हम जरूर करेंगे। मनीष कश्यप, जयप्रकाश सिंह, रितेश पांडे, तीन विधाओं के अलग अलग लोग, और एक सप्ताह में सीधे आकर प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो जाना, जिनके साथ भीड़ है। क्या इसको समझा? देखिए, मुझे लगता है कि बात व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है उसका विजन, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके पास रोड मैप क्या है बिहार को विकास करने की। आज पलायन क्या आज का मुद्दा है? दशकों से चला आ रहा है पलायन, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने पलायन को एक मुद्दा बनाया। और आज जो पार्टियां ये कहने में गर्व महसूस करती थी कि हमारे बिहार के लोग नहीं जाके काम करेंगे तो बॉम्बे रुक जाएगा, बॉम्बे में जीवन रुक जाएगा। अरे, आपने कभी ये सोचा कि बॉम्बे के लोग आके क्यों नहीं बिहार में काम कर रहे हैं? अपने को मजदूर बना रहे हो, अपने लोगों को मजबूर कर रहे हो मजदूर बनने के लिए, इसमें भी गर्व की अनुभूति कर रहे हो? ये मूर्ख बनाने की बात है। प्रशांत किशोर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पलायन को मुद्दा बनाया है, और अब मजबूर होकर दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं हम भी पलायन रोकेंगे। अरे, आज तक किसने रोका था आपको रोकने से? आज तक किसने रोका था कि आप पलायन रोकिए? आज तक तो आपने रोका नहीं। लेकिन जेपी बाबू, हम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, कई विषयों पर चर्चा करेंगे। आज आप पार्टी में शामिल हुए हैं, तो सीधे सीधे सवाल आपसे, छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं जन सुराज ज्वाइन किया हूं आज औपचारिक रूप से, और मैं जन सुराज का एक सिपाही हूं, और ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मेरी क्या भूमिका होगी। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मेरी भूमिका क्या होगी। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल, जो छपरा में पिछले कुछ महीनों से नली, गली, पानी, मोहल्ला कमेटी, लोगों की समस्या, बिजली, कानून व्यवस्था की स्थिति, कई सारे मुद्दों को लेकर जो बड़ा जन आंदोलन आपने छेड़ा है, वो यूं ही तो छेड़ा नहीं होगा, कहीं ना कहीं नब्ज आपने भी टटोल ली। देखिए, ऐसा है ना कि छपरा मेरी जन्मभूमि भी है, और अब मैं इसको कर्मभूमि भी बना रहा हूँ। इसलिए छपरा में कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मेरा उधर ध्यान जाता है। चूँकि छपरा शहर हमारा मुख्यालय है, जिला का भी मुख्यालय है और मंडल का भी मुख्यालय है, तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षा हर आदमी की होगी कि हमारा मुख्यालय सुंदर हो। छपरा शहर एक बरसात में एक बहती हुई नाले में तब्दील हो जाता है, इसलिए सहज ही उधर हमारा ध्यान आकर्षण हो जाता है। और ये सच है कि छपरा शहर में गंदगी है, गंदगी साफ़ होने का नाम नहीं लेती, और गंदगी केवल बरसात की वजह से नहीं है। जिस तरह की वहाँ पर दुर्व्यवस्था है, जो कर्मचारी लेवल पर जो करप्शन है, जो मानसिक गंदगी है, वो भी बहुत बड़ी गंदगी है। उसकी वजह से जो भौतिक गंदगी है, जो सड़कों पे गंदगी पड़ी है, वो साफ़ नहीं हो रहा है। इसलिए छपरा में आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, और इसके लिए आयरन हैंड की ज़रूरत है। मजबूती से ही इसको सफाई करना पड़ेगा। वैसा आदमी चाहिए छपरा के लिए कि जो इस सफाई अभियान में रोड़ा बने, उस रोड़े को उठा के फेंकने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगा कि काम कठिन है, तो चुनौती स्वीकार ही करना है, तो बड़ी चुनौती स्वीकार किया जाए, छोटी क्या स्वीकार करना। चलिए, जेपी सिंह जी छपरा से जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इशारों में ही इन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये निर्णय लेना है। पर इतना बड़ा निर्णय ये लेते हैं जब एडीजी का पद छोड़कर, अपनी कर्मभूमि को छोड़कर अपनी जन्मभूमि लौटते हैं, तो सीधे शब्दों में कहते हैं कि गंदगी ये छपरा का साफ करेंगे, मनीष कश्यप चनपटिया का, और प्रशांत किशोर पूरे बिहार का। बाकी आपको क्या लगता है कि बिहार में बदलाव के लेकर जो जनसुराज का ये जो नया अभियान है, जेपी सिंह जैसे लोग आ रहे हैं, इनको बिहार का समर्थन मिलना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।